तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। जैसा कि हमने ऑलरेडी 2 वीडियो हमारी आ चुकी है, जो हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है बीएड थर्ड सेमेस्टर में शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, उस पर 2 वीडियो ऑलरेडी एमसीक्यू के जैसे सबसे अधिक हमारे एमसीक्यू के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में 2 ऑलरेडी वीडियोस आ चुके हैं चैनल पर। अगर आपको देखने की आवश्यकता और देखना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार से चेक कर लीजिएगा। मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो, इसमें हम लगभग 100-150 प्रश्न देखने वाले हैं हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ से। तो चलिए देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन अवयव का विकास किया, किसने किया? ऑसबर्न ने किया। व्यक्तिगत भिन्नता शिक्षण अवयव है, खोज अवयव है। ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सत्य है। सुकरात की शिक्षण अवयव है। प्रश्नोत्तर जो विधि है वो सुकरात की शिक्षण अवयव है। एक तंत्र ढंग की शिक्षण अवयव है। इनमें से कोई भी नहीं है। स्वतंत्र अध्ययन, भूमिका निर्वाह, अनुवर्ग शिक्षण कोई भी नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट यानी कि योजना जो मेथड है, पद्धति का पहला पद कौन सा होता है? योजना में जो योजना विधि या इसे परियोजना या प्रयोजना विधि भी कहते हैं, उसका पहला स्टेप पूछ रहा है। परिस्थिति का निर्माण यानी कि योजना का निर्माण सबसे पहले किया जाता है। प्रोजेक्ट योजना पद्धति में विशेषता होती है। उपर्युक्त सभी इसमें सत्य है। स्वयं करके सीखने पर आधारित होती है, हम सभी को पता है। मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित है। ये प्राप्त ज्ञान जो होता है वो अस्थायी और दीर्घकालिक भी होता है। तो इसमें उपर्युक्त सभी ही सत्य होगा। बहुकेंद्रीय अनुदेशन का विचार प्रतिपादित किया, किसने किया? एडगर डेल ने किया था बहुकेंद्रीय अनुदेशन का विचार प्रतिपादित, ठीक है। बहुमाध्यम केंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सत्य है। पाठ्य सामग्री केंद्र, अनुदेशनात्मक सामग्री केंद्र तथा अधिगम स्रोत केंद्र उपर्युक्त सभी ही सत्य है। सामूहिक वाद विवाद विधि के प्रतिपादक कौन है? ओवर स्ट्रीट है, हैरी ए ओवर स्ट्रीट, ठीक है। शिक्षण अवयव का रूप है, कौन सा है? उपर्युक्त सभी ही सत्य है। प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर, प्रवचन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की प्रविधि है, शिक्षण की प्रविधि कौन सी है? इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पष्टीकरण, प्रश्न, विवरण, ये तीनों ही शिक्षण की प्रविधि है। शिक्षण विधियों में प्रयुक्त करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? सूत्रों का भी करते हैं और प्रविधियां का भी प्रयोग करते हैं। उपर्युक्त दोनों सत्य है। शिक्षण विधियों के मुख्य प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? इसमें भी चौथा जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सत्य है। कहने वाली, करने वाली और दिखाने वाली, उपर्युक्त सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अवयवों के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं? प्रभुत्ववादी भी होते हैं और प्रजातांत्रिक भी होते हैं। उपर्युक्त दोनों सत्य है। प्रजातांत्रिक ढंग का शिक्षण अवयव कौन सा है? सामूहिक निर्वाह, संवेदनशील प्रशिक्षण और मस्तिष्क संवेदन, ये उपर्युक्त सभी इसमें भी सत्य होगा। योजना अवयव एक शिक्षण का रूप है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है, प्रजातांत्रिक। खोज अवयव का विकास किसने किया? किसने किया खोज अवयव? इसे हम खोज या अन्वेषण विधि भी कहते हैं। इसमें किलपैट्रिक नहीं होगा। किलपैट्रिक योजना मेथड के प्रतिपादक या जनक माने जाते हैं, यानी कि योजना या परियोजना विधि के। लेकिन खोज विधि जो है उसको किसने किया था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। इसे ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि भी कहते हैं, ठीक है। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात। संवाद विधि के प्रतिपादक प्लेटो हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। संवाद विधि के प्रतिपादक का नाम। मस्तिष्क उद्वेलन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ है, ऑप्शन नंबर 4 सत्य है। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑसबॉर्न है, ठीक है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि होती है, क्या होती है? समस्या केंद्रित विधि है यह। समस्या समाधान विधि की आवश्यक पद नहीं है, कौन कौन से नहीं है? समस्या को परिभाषित किया जाता है, निष्कर्ष भी निकाला जाता है, परिकल्पनाओं का निर्माण और परीक्षण भी किया जाता है। परिस्थितियों का निर्माण करना ये असत्य होगा। इसमें प्रयोजन विधि के विषय में असत्य कथन है, यह रटने पर बल देती है, यह असत्य कथन है प्रयोजन विधि पर, ठीक है। अगला देखते हैं। प्रमुख दर्शन शास्त्री सुकरात द्वारा दी गई शिक्षण विधियां हैं, कौन सी हैं? प्रश्नोत्तर व समस्या समाधान विधि, ऑप्शन नंबर 4 सत्य है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? खेल विधि है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि खेल विधि है। निम्न में से कौन समस्या समाधान में अवरोधक नहीं है? अंतर्दृष्टि, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? व्याख्यान विधि जो है प्रजातांत्रिक नहीं है,
ठीक है। यह शिक्षण केंद्रित विधि होती है, मानी जाती है। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? भाषण विधि जो है प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल भी शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं मानी जाती है। शिक्षण की किस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के रूप में जाना जाता है? जैसा कि अभी मैंने आगे बताया था, खोज विधि या इसे अन्वेषण विधि के नाम से भी जानते हैं। खोज विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के रूप में जाना जाता है। समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा है? समस्या की पहचान करना है। किस विधि के को अनुसंधान विधि भी कहा जाता है? ह्यूरिस्टिक विधि। इस पर अभी हमने जस्ट आगे चर्चा किया। ह्यूरिस्टिक विधि। छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रदर्शन विधि बिल्कुल उपयुक्त विधि है। शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग किस विधि को माना जाता है? किस विधि का होता है? व्याख्यान विधि को। ठीक है। किस विधि में छात्र काम करके सीखता है? अन्वेषण विधि में भी सीखता है। और यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट विधि आपको दिया रहता तो वो भी बिल्कुल सही होता। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जन्मदाता कौन है? BF स्किनर है। पिछले वीडियोज में भी हमने इस पर डिस्कस किया था, चर्चा किया था। ठीक है। किस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? प्रश्नोत्तर परिचर्चा विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। किस विधि में प्रत्येक छात्र अपनी सीखने की गति के अनुसार सीख सकता है? नियोजित अनुदेशन में। योजना विधि किस पर आधारित होती है? योजना विधि और समस्या समाधान विधि, ये दोनों विधियां जो है वो प्रयोजनवाद पर आधारित हैं। ये हमने ऑलरेडी जब योजना विधि और समस्या समाधान विधि, इन सभी शिक्षण विधियां जो है, शिक्षण विधियां क्या होती हैं और जो शिक्षण विधियां हमारी है, योजना, समस्या समाधान, मस्तिष्क उद्वेलन, जो भी हैं सब पे आपको अलग अलग वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। अलग अलग टॉपिक का अलग अलग वीडियो आपको चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे एक बार जाकर देख सकते हैं। ठीक है। परियोजना विधि में कितने प्रयुक्त सोपान प्रयुक्त होते हैं? 4 सोपान जो है इसमें प्रयुक्त होते हैं। किसने कहा? एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। ये किसने कहा? इस पर भी हमने चर्चा ऑलरेडी परियोजना विधि जब समझा था उसी में किया था। ये इसके जनक जो है विलियम किलपैट्रिक, उन्होंने ही कहा है, उन्हीं के द्वारा दी गई ये परिभाषा है। परियोजना विधि का सामर्थ्य किसमें निहित है? सामाजिक सहभागिता में। परियोजना विधि से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उपर्युक्त सभी कथन ही सत्य हैं। मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली विधि कौन सी है? समस्या समाधान विधि मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली विधि है। समस्या समाधान करने की कला या गुणों का विकास होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलपैट्रिक ने परियोजना विधि के भेद बताए हैं। उपर्युक्त सभी इसमें सत्य माना गया है। परियोजना विधि का आवश्यक पद नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये इसका आवश्यक पद नहीं है। ठीक है। पद यानी कि स्टेप्स पूछा है, तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर तो शिक्षण के सिद्धांत हो जाएगा, तो ये बिल्कुल असत्य है। समस्या समाधान विधि का गुण है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। जिस विधि में कक्षा 2 दलों में विभाजित होकर वार्तालाप में उलझ जाती है उसे क्या कहते हैं? वाद विवाद विधि कहते हैं। इसे भी हमने पिछले वीडियोस में अपने समझा था। मस्तिष्क उद्वेलन विधि सहायता करती है। किसमें करती है? रचनात्मक विचारों के सृजन में सहायता करती है। व्याख्यान विधि के कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन का प्रकाशन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। कौन सा कथन मस्तिष्क उद्वेलन के लिए गलत है? बोलने पर पाबंदी लगाएं, जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल ही असत्य है। मस्तिष्क उद्वेलन का क्या अर्थ है? अभी हमने जस्ट आगे समझा था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। कौन मस्तिष्क उद्वेलन का दोष नहीं है? इसमें से कौन सा मस्तिष्क उद्वेलन का दोष नहीं है? इसमें भी ऑप्शन नंबर जो चौथा है हमारा बिल्कुल सही है। सोचने, विचार करने और निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता को विकसित करता है। द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड पुस्तक किसने लिखी है? ये आर्मस्ट्रांग ने लिखी है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि की विशेषता है बालकों की तर्क एवं निर्णय शक्ति को बढ़ाती है। दल शिक्षण के संबंध में असत्य कथन है। एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है यह। ठीक है। ये बिल्कुल असत्य है। और अगला देखते हैं, दल शिक्षण की कब शुरुआत हुई थी? दल शिक्षण की शुरुआत 1955 में हुई थी। दल शिक्षण में दल होता है। दल शिक्षण में दल किसका होता है? शिक्षकों का होता है, ये हमने समझा था। और जो दल शिक्षण के सत्र होते हैं कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। दल शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सत्र कौन सा है? आम सभा सत्र है। दल शिक्षण में कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है? 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है दल शिक्षण में। दल शिक्षण को भारत में कब स्वीकारा गया था? कब स्वीकार किया गया था? नवाचार के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे एक यूनिट कंप्लीट होता है। इसी वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 वीडियो इस पर चैनल पर बन चुकी है, ये तीसरी है। इसमें हम सारे क्वेश्चन जो हैं उसे समझेंगे, तो थोड़ा ध्यान से और
पेशेंस के साथ सुनिएगा, समझिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को दिया, किसने दिया? B.O. स्मिथ ने दिया। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रबंधन में आई के डिवीज के अधिगम स्वरूप का उपयोग किया, पास स्वरूप में किया। कक्षा में छात्र शिक्षण अंतःक्रिया का आधार होता है, सब होता है, सामग्री जो सहायक सामग्रियां होती हैं, शिक्षण विधि भी, पाठ्य वस्तु भी, उपर्युक्त सभी बिल्कुल सत्य है। दूरस्थ शिक्षा का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सत्य है। दूरस्थ शिक्षा क्या होता है? यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन। अभी हमने जस्ट अपने पिछले वीडियोस में ही समझाया। अगर आपको नहीं पता आवश्यकता है दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, इसके अर्थ, इसके उद्देश्य, इसकी आवश्यकताएं और महत्व, खुला एवं मुक्त विश्वविद्यालय क्या होता है, इन सभी पे हमने चर्चा कर लिया। अगर आपको उसकी आवश्यकता देखना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार से जाकर चेक कर सकते हैं। चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा दूरस्थ शिक्षा के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये 1979 में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? हैदराबाद में किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1985 में, ये भी हमने उस वीडियो में समझा था। और उत्तर प्रदेश में पत्राचार शिक्षा संस्थापन की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। सर्वप्रथम इंग्लैंड में खुले विश्वविद्यालय का विकास कब हुआ था? यह ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सत्य है। 1969 में हुआ था। भारत में किस विश्वविद्यालय में पत्राचार का सूत्रपात किया गया था? दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया था, ये भी हमने समझा था। दूरवर्ती शिक्षा का अंग है, क्या है? सतत शिक्षा, खुला विश्वविद्यालय और पत्राचार शिक्षा, उपर्युक्त तीनों सत्य है। ठीक है, शिक्षण अधिगम करवाते समय कौन कौन तरीके उपयोग में लाए जाते हैं? अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करवाया जाता है, किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। छात्र केंद्रित शिक्षा किसके आधार पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है? बालकों में वैयक्तिक अंतर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है। निम्न में कौन सा छात्र केंद्रित शिक्षा पर आधारित है? छात्र की आवश्यकताएं, क्षमताएं एवं रुचियां। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 छात्रों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र का ही अर्थ है। कौन सा छात्र केंद्रित शिक्षा से संबंधित नहीं है? शिक्षक प्रश्न उत्तर विधि के माध्यम से पढ़ाते हैं, ये इससे संबंधित नहीं है। छात्र केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाता है? इसका भी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि देकर, प्रदान करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम संबंध का आधार है, इसमें भी उपर्युक्त सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, अधिगम परिस्थितियां। ठीक है, शिक्षण व अधिगम में सम्मिलित घटक कौन कौन से हैं? उद्देश्य, परिस्थिति, परिणाम, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। अधिगम परिस्थितिवादियों का शिक्षण का उपयोग किया, आई के डेविस ने किया था। अधिगम परिस्थितियां का विकास किया, रॉबर्ट गैने या गैगने भी इनका कहीं कहीं लिखता है और गैने भी लिखता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। भारत में किस विश्वविद्यालय में पत्राचार का सूत्रपात किया? अभी जस्ट हमने आगे समझा था, दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया था। दूरवर्ती शिक्षा का अंग है, कौन सा है? ये भी अभी हमने जस्ट समझा था। सतत शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, खुला विश्वविद्यालय, उपर्युक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। छात्र केंद्रित कक्षा में शिक्षक होगा, अच्छे और आसान तरीके अपनाएं, छात्र को प्रोत्साहित हो, छात्र को प्रोत्साहन दे। ठीक है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है, कैसे हो सकता है? छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता व नियंत्रण दिया जाए। ठीक है, निम्न में से कौन छात्र केंद्रित अनुदेश के असंगत है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सत्य है। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में कौन महत्वपूर्ण है? छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम में छात्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, छात्र केंद्रित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सीखने की स्थिति छात्र केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? प्रदर्शन जो है वह सीखने की स्थिति छात्र केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। छात्र केंद्रित उपागम वह है जिसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से छात्र स्वयं समझ का निर्माण करता है। ठीक है, कौन शिक्षक केंद्रित वर्ग की विशेषता नहीं है? छात्र समूह में कार्य करते हुए चर्चा कर रहे हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण में अनुशासन होता है, अधिरोपित होता है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। इग्नू द्वारा शुरू किया गया शैक्षिक चैनल कौन सा है? ज्ञान दर्शन। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1982 में हुआ था। दूरस्थ शिक्षा प्रकारता में अनुदेशात्मक
पत्रचारात्मक संवाद क्या होता है? संरचित और संवादात्मक होता है। भारत में किस विश्वविद्यालय में पत्रचार का सूत्रपात किया गया था? इसे आप ध्यान में रखेंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय में। दूरवर्ती शिक्षा का अंग है, ये तीनों ही है, पत्रचार शिक्षा, सतत शिक्षा और खुला विश्वविद्यालय। ये कहीं कहीं क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको रिवीजन हो रहा है, उससे मैटर रखता है, ठीक है। तो रिवीजन हो जाता है एक बार तो अच्छी बात है। ओडीएल का पूर्ण रूप है, कौन सा है ओडीएल का फुल फॉर्म? मुक्त और दूरस्थ प्रणाली, ओपन एंड डिस्टेंस मोड, ठीक है। इसे ध्यान में रखेंगे, इसका फुल फॉर्म ओपन एंड डिस्टेंस मोड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विश्वविद्यालय भारत में आईसीआई आधारित शिक्षण अधिगम में अग्रणी है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ शिक्षा की योजना आपके विचार से क्या है? शिक्षा प्रचार का अच्छा प्रसार है, ठीक है। शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रचार है, ठीक है। दूरस्थ अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह शिक्षण वहाँ होता है जहाँ क्या होता है, शिक्षक और छात्र अलग अलग समय और स्थान पर होते हैं, ठीक है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रोन्नत समन्वय और मानक निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? कौन है? इग्नू है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टडीज़ की अनिवार्य विशेषता क्या है? गैर औपचारिक शिक्षा है ये। दूरस्थ शिक्षा किस प्रकार दी जाती है? उपर्युक्त सभी बिल्कुल इसमें सत्य है। जनसंचार के साधन, पत्रचार, कोर्स, संपर्क कार्यक्रम। दूरस्थ शिक्षा और किन किन नामों से जाना जाता है? पत्रचार, गृह अध्ययन, मुक्त शिक्षण, इन सभी नामों से जाना जाता है। जैसे कि हमने दूरस्थ शिक्षा वाले टॉपिक में भी इसको समझा था। पहले इसे पत्रचार शिक्षा के नाम से भी जाना जाता था, अब इसके अन्य नाम चेंज हो गए हैं, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा क्या संभव नहीं हो सकता? प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। बाल केंद्रित शिक्षा के में छात्र सामान्यतः सीखते हैं, क्या सीखते हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है इग्नू का हेडक्वार्टर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? अभी जस्ट मैंने आगे बताया 1985 में हुई। ये सारे क्वेश्चन जहाँ रिपीटेड आ जा रहे हैं वहाँ पे आपको रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भारत में कुल कितने खुले विश्वविद्यालय हैं? कुल 14 खुले विश्वविद्यालय हैं। भारत में सबसे बड़ा मुक्त या खुला विश्वविद्यालय है कौन सा है? ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएंगे, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृत्ति की मुख्य विशेषता क्या है? वृत्ति की मुख्य विशेषता बताएंगे आप सभी। मानक है, प्रतिबद्धता है, आचार संहिता, उपर्युक्त सभी सत्य है। वृत्ति यानी कि प्रोफेशन वृत्तिक विकास के साधन है, इसमें भी उपर्युक्त सभी सत्य होगा। जहाँ पे उपर्युक्त सभी वाला क्वेश्चन जानबूझकर यहाँ पे लाए गए हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिए क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर वृत्ति की मुख्य विशेषता पूछता है तो आपको पता है, ये तीनों के नाम पता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उपर्युक्त सभी से वो मत होइएगा कि उपर्युक्त सभी ऐसे रट लें एग्जाम में जाकर, जहाँ उपर्युक्त सभी हो वहाँ पे ऑप्शन वही टिक कर दे, नहीं, ये आप ध्यान में रखेंगे। जो अन्य तीन ऑप्शन है उसे ध्यान में रखना आवश्यक है, ठीक है। वृत्तिक विकास के साधन कौन कौन से है? इसमें भी ऑप्शन नंबर जो घ है वो बिल्कुल सत्य, आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्वास और आत्मनिर्देशन, ठीक है। वृत्तिक मानकों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वृत्तिक सुरक्षा भी है, वेतनमान भी है और निष्पादन हेतु प्रोत्साहन भी है, तो इसमें भी उपर्युक्त सभी सत्य होगा। वृत्तिक प्रतिबद्धता के आकलन के मानदंड हैं संप्रेषण की कुशलता, समय प्रबंधन, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, उपर्युक्त सभी बिल्कुल सत्य है। शिक्षक गुणवत्ता पर निर्भर करती है, वृत्तिक आचार संहिता पर, शिक्षण कार्य में प्रतिबद्धता पर, वृत्तिक मानकों पर, उपर्युक्त सभी सत्य होगा। शिक्षक की प्रभावशीलता की प्रकृति है, वैज्ञानिक भी है और कलात्मक भी है। जैसे कि हमने समझा था शिक्षा क्या है, कला है कि विज्ञान है? बताएंगे आप शिक्षा क्या है, कला है कि विज्ञान है? इसको मैंने बताया था शिक्षा सिर्फ विज्ञान नहीं और सिर्फ कला नहीं, शिक्षा दोनों है, विज्ञान भी है और कला भी है। तो यहाँ पे पूछा शिक्षक की प्रभावशीलता की प्रकृति है, वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों होगी। शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड है उपर्युक्त सभी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है, क्या कर सकता है? छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। एक शिक्षक के लिए समस्त शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान एकत्र करना आवश्यक होता है, निर्देशन प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है। एक अच्छे शिक्षक के निम्न गुण होने चाहिए, इसका कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक के गुण होने चाहिए ये कि वो कर्तव्यनिष्ठ हो, ठीक है। एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों के विकास में रुचि ले। एक अच्छे शिक्षक का सबसे उत्तम गुण कौन सा है?
छात्रों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करना। शिक्षण प्रभावशाली हो सकता है यदि शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करें जहाँ से छात्र पहले से जानते हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्र दोनों के प्रति ही जवाबदेह होता है मुख्य रूप से। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद और गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षक के किस गुण को छात्र अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता को पसंद करते हैं। ठीक है, हम सभी को पता है, हम सभी के जीवन में ये सारे समस्याएं, इसे आप रिलेट करके समझ सकते हैं कि अगर आप एक शिक्षक, कोई भी टीचर आपका फेवरेट क्यों है? क्योंकि वो निष्पक्ष होता है। ठीक है, तो छात्र उसके गुण को अधिक पसंद करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान ने क्या है? बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन, उपर्युक्त दोनों सत्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक है। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? ये सभी हमने ऑलरेडी समझ लिया। अनुसंधान क्या? अनुसंधान के प्रकार है जो मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, उसमें क्रियात्मक अनुसंधान का A to Z सभी चीज़ हमने सारे पॉइंट समझ लिए हैं। उसको भी आप एक बार से जाकर देख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन करता है कौन? करता है शिक्षक करता है। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है? इस पर भी चर्चा किया था हमने, स्टीफन एम कोरे हैं क्रियात्मक अनुसंधान के जनक या प्रवर्तक। क्रियात्मक शोध की रूपरेखा होती है, क्या होती है? लचीली होती है, ये भी हमने समझा था। क्रियात्मक अनुसंधान हेतु कितने सोपान होते हैं? स्टेप्स कितने होते हैं? कुल 7 होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है, विद्यालय से भी होता है, शिक्षक से भी होता है और शिक्षार्थी से तो होता ही है। उपर्युक्त सभी बिल्कुल सत्य है। क्रियात्मक शोध में उपकरण प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है? अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, उपर्युक्त सभी इसमें भी सही होगा। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कब प्रतिपादित हुआ था? 1953 में हुआ था। क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण कौन सा है? अंतिम चरण हमारा कंक्लूजन, निष्कर्ष ही होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का द्वितीय सोपान है कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए क्या आवश्यक है? परिकल्पना निर्माण। ठीक है, इसको भी हमने समझा था, परिकल्पना क्या होता है इसको भी हमने समझा है। एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के पद हैं, कितने हैं? 7, अभी हमने जस्ट आगे समझा था। क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है? समस्या का समाधान ढूंढना इसका मूल उद्देश्य होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के निष्कर्षों का रूप होता है, क्या होता है? व्यवहारिक रूप होता है। एक अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? उपर्युक्त सभी इसमें सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए तथा व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। उपर्युक्त सभी बिल्कुल सत्य है। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विषय का गुण ज्ञानी होना, उसका विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इनमें से कौन सा अच्छे शिक्षक छात्र संबंधों का लक्षण है? इनमें से गर्मजोशी और स्वीकृति के न्यूनतम स्तर का शिक्षक द्वारा कक्षा में उपयोग करना। कौन प्रणाली शिक्षक के दृष्टिकोण में से एक नहीं है? पासिंग और जिम्मेदारी। शिक्षक के जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होनी चाहिए? सादा जीवन, उच्च विचार होना चाहिए। प्रभावकारी शिक्षण फलन है, किसका है? स्पष्ट एवं यथार्थ तथ्य संप्रेषण का, यानी कि कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों के से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें क्या होता है? उत्पाद जीते जागते रूप में शिक्षक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? छात्रों का विश्वास है। क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है, कहाँ तक होता है? विद्यालय तक सीमित होता है। हिंदी शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या है। वाक्य संरचना, शुद्ध लिखना, शुद्ध उच्चारण, उपर्युक्त सभी इसमें सत्य होगा। क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में स्थायी रूप से कितने प्रतिष्ठित किया? अभी हमने आगे समझा था, स्टीफन एम कोरे ने किया था। क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है, क्या की जा सकती है? बालक के झगड़े की समस्या, और जो बालक की समस्या है, विद्यालय की समस्या है, वो सभी हल किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान यहाँ पे बस झगड़े नहीं होगा, जो अन्य समस्याएं आती हैं विद्यालय से जुड़ी हुई वो सारी हल की जाती हैं इसमें, और बालक से संबंधित। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम सोपान अभी हमने आगे समझा था, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सत्य होगा। क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण भी अभी हमने समझा था, निष्कर्ष होता है। NCERT विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त सभी में इन तीनों में किया जा सकता है।
क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में कौन सा कथन गलत है? इसमें परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है। ठीक है। एनसीईआरटी द्वारा भारत के क्रियात्मक अनुसंधान की प्रथम पुस्तक रिसर्च इन एजुकेशन की रचना कब की गई थी? 1962 में की गई थी। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है और उसका मूल्यांकन सही नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शोध चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उप जो कल्पनाएं होती हैं, परिकल्पनाओं का निर्माण, परिकल्पनाएं बनाते हैं, उसमें उसको और छोटे वर्गों में भी विभाजित किया जाता है। ठीक है। उपकल्पनाएं या परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं। क्रियात्मक अनुसंधान अनुसंधान का वह रूप है, कौन सा रूप है, जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या का स्वयं निवारण करता है। निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर अर्थात अनुदेशन का प्रभाव। ऑप्शन नंबर जो चौथा है बिल्कुल सही है। लगभग हमने 150 क्वेश्चन तक हल कर लिया है। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी और लंबी हो रही है, आप भी बोर हो जाएंगे देखते देखते, लेकिन पढ़ना है, ज़्यादा अच्छे नंबर लाने हैं तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा। क्रियात्मक अनुसंधान के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के परस्पर झगड़े जो हैं इसमें शामिल नहीं है बाबा। ये सब क्यों शामिल होंगे? ठीक है। वह अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति द्वारा विद्यालयों में क्रियाकलापों योग्य सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। अभी हमने इसका शाब्दिक अर्थ शॉर्ट में भी समझा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में असत्य कथन है, कौन सा असत्य है? ये क्रियात्मक अनुसंधान वाले जितने क्वेश्चन है आपको यहाँ से इसका एमसीक्यू देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, आप एक बार से जाकर प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। मैं लिंक भी दे दूंगी, इसमें कोई वो नहीं है, आप एक बार बस उसे देख लेंगे तो यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आपको इतने एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, नहीं सुनने पड़ेंगे। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन क्रियात्मक अनुसंधान आधारित अध्ययन का सही क्रम दर्शाता है? योजना बनाना, योजना पर कार्य करना, अवलोकन करना और चिंतन करना। एक हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध प्रक्रिया में निम्न में से किस क्रम की सामान्यतः सिफारिश की जाती है? योजना, क्रियान्वयन, प्रेक्षण और चिंतन मनन। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही है। रचनात्मक आकलन की प्रभावकारिता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सा शोध प्रपत्र उपयुक्त होगा? क्रियात्मक अनुसंधान इसमें सही है। हाँ, ये जो हमारा बीएड थर्ड सेमेस्टर है इसमें आकलन, जो मापन, आकलन, मूल्यांकन आदि है, मूल्यांकन से बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है। मूल्यांकन पूरा टॉपिक है, तो मूल्यांकन जो है इसका हमने जो पिछले सेमेस्टर में बीएड सेकेंड सेमेस्टर में आकलन और मूल्यांकन की असाइनमेंट फाइल बनाई थी, उसमें हमने मूल्यांकन के प्रकार जो हमारे सारे थे उसको सब डिस्कस किया था हमने A to Z। तो वो भी आप एक बार से देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिएगा, उससे आपका मूल्यांकन आकलन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे आपको उससे हेल्प मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब बस 2-4 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित प्रकृति में सक्रिय और सुधार केंद्रित है? क्रियात्मक शोध है। निम्न में से कौन से शोध प्रकारों में शिक्षण योग्यता बढ़ाने की क्षमता? ये भी क्रियात्मक शोध ही होगा, क्योंकि हम क्रियात्मक अनुसंधान ही समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वह कौन सा शोध है जिसका उद्देश्य तत्काल अनुप्रयोग करना होता है? इसका भी आंसर क्रियात्मक शोध ही होगा, जैसा कि मैंने जस्ट आगे बताया था। क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक शब्द का क्या अर्थ है? अध्ययन सीधे कार्य की ओर क्या हो करता है? ले जाता है। और आखिरी क्वेश्चन है फाइनली हमारा, निम्न में क्या क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? बौद्धिक परिवर्तन, शिक्षकों का विकास है, प्रबंधन और प्रशासन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया भी है। इसमें ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा बीएड थर्ड सेमेस्टर का कंपलसरी सब्जेक्ट शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ के सारे एमसीक्यू प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। यूनिट 1, यूनिट 2 की ऑलरेडी वीडियो चैनल पर है, आप देख सकते हैं उसको। ये हमारा यूनिट 3, 4 और 5वां का संपूर्ण अध्ययन है, संपूर्ण एमसीक्यू संभावित प्रश्न है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।